जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। हम मेवाड़ की गोइल वंश के बारे में पिछले 7-8 दिनों से लगभग 10 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने महाराणा प्रताप के बारे में चर्चा की थी और महाराणा प्रताप का संघर्ष हमने देखा था कि उनका जो मातृभूमि की रक्षा के लिए और स्वतंत्रता के प्रति जो महाराणा प्रताप का जो प्रेम था उसके लिए उनको क्या क्या त्याग बलिदान करने पड़े। इसकी चर्चा हम दोस्तों इससे पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। उसी लेक्चर में दोस्तों हमने हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी चर्चा की थी, साथ ही दिवेर के युद्ध के बारे में भी चर्चा की थी। आज भी दोस्तों हम मेवाड़ के गोइल वंश के बारे में ही चर्चा करेंगे। आज का हमारे चर्चा के विषय में दोस्तों 2-3 शासक मुख्य तौर पर रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम प्रारंभ करते हैं। पहला है दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय राणा अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह या फिर राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह या फिर महाराणा अमर सिंह का जो कार्य शासन काल है दोस्तों वो 1597 से 1620 तक इनका शासन काल रहता है। महाराणा प्रताप की 1597 में मृत्यु हो जाती है चावंड में। उसके बाद में ये शासक बनते हैं और 1620 तक ये शासक रहते हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है कि राणा अमर सिंह ने शासक बनने से पहले यानी कि जब ये युवराज थे तो उस समय ही इन्होंने अनेक सारे युद्धों में भाग लिया था और जो महाराणा प्रताप संघर्ष कर रहे थे तो उनके साथ में हमेशा राणा अमर सिंह भी हमेशा उनके साथ ही थे उस संघर्ष के दौरान। यानी कि राणा अमर सिंह युवराज काल से ही मुगलों से लगातार संघर्ष कर रहे थे। युवराज काल से इनका संघर्ष जारी था। हमें दिवेर के युद्ध के बारे में भी दोस्तों जानकारी है क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हम चर्चा कर ही चुके हैं। दिवेर का युद्ध जो कि 1582 को हुआ था। इस युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, लेकिन उस महाराणा प्रताप की विजय में सबसे महत्वपूर्ण रोल अगर किसी का था तो वो है दोस्तों अमर सिंह का। दिवेर का युद्ध जो कि 1582 में लड़ा गया, जिसे कर्नल जेम्स टोड द्वारा मेवाड़ का मैराथन के नाम से संबोधित किया गया। उस युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप की विजय में सबसे अगर महत्वपूर्ण भूमिका की चर्चा अगर हम करें तो उस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों राणा अमर सिंह की रही। इन्होंने जो मुगल सेना का सेनापति था सुल्तान का उसको भी मार डाला था, यानी कि उसको समाप्त कर दिया था इन्होंने। तो इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी दिवेर के युद्ध में, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। दोस्तों जब राणा अमर सिंह मेवाड़ की सत्ता पर काबिज हो गए, ये यहाँ के शासक बन गए, इनके पास क्या नहीं था, इनके पास एक तो चित्तौड़गढ़ नहीं था और एक मांडलगढ़ नहीं था। तो अब ये शासक है पूरे मेवाड़ रियासत के चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर। तो अकबर अभी भी परेशान था, तो अकबर अभी भी इनको अपनी अधीनता में लाने का प्रयास कर रहा था। इसी वजह से दोस्तों अकबर ने 1599 में अपने पुत्र जहांगीर को, अकबर का पुत्र था जहांगीर, इस जहांगीर को कहां पर भेजा इसने, मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। मेवाड़ अभियान के लिए अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को भेजा सेना और दल बल के साथ। लेकिन दोस्तों जहांगीर को इस मेवाड़ अभियान में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। उसके बाद में हमें जानकारी है कि 1604-5 के आसपास जहांगीर मुगल सम्राट बन जाता है, यानी कि अकबर की उस समय मृत्यु हो जाती है तो जहांगीर क्या बन जाता है, मुगल सम्राट बन जाता है। जहांगीर के द्वारा भी दोस्तों राणा अमर सिंह को अपनी अधीनता में लाने के लिए और संधि तथा समझौते के लगातार प्रयास किए गए, हालांकि वो प्रयास सफल नहीं रहे। उसके बाद जहांगीर के द्वारा बारी बारी से राणा अमर सिंह पर आक्रमण किए गए। कब कब किए गए आक्रमण उनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों 1605 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा परवेज आसिफ खां, 1605 में जहांगीर के द्वारा परवेज आसिफ खां, इसके अलावा दोस्तों जफर बेग और सगर, इनके नेतृत्व में एक सेना भेजी गई मेवाड़ आक्रमण के लिए। जब जहांगीर मुगल सम्राट बन गया तो इसके द्वारा 1605 ईस्वी में परवेज आसिफ खां, जफर बेग तथा सगर के नेतृत्व में मुगल सेना मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजी गई। हालांकि इनको भी कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद में दोस्तों जहांगीर के द्वारा 1608 ईस्वी में भी मेवाड़ अभियान
किया गया, यानी कि मेवाड़ पर आक्रमण किया गया, मेवाड़ रियासत पर। 1609 में भी इसके द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया। इसके अलावा दोस्तों 1612, 1613 इन समय अवधि या फिर इन कालखंडों में भी जहांगीर के द्वारा मुगल सेना का दलबल भेजा गया राणा अमर सिंह को अपनी अधीनता में लाने के लिए और मेवाड़ रियासत पर संपूर्ण रूप से कब्जा करने के लिए। 1608 में दोस्तों इसने भेजा महावत खां को। किसको भेजा? महावत खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी जहांगीर ने। 1609 में दोस्तों इसने अब्दुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी थी। किसके नेतृत्व में? अब्दुल्ला के नेतृत्व में सेना भेजी थी। उसके बाद में 1612 में दोस्तों राजा बसु के नेतृत्व में, राजा बसु या फिर राजा बासु के नेतृत्व में जहांगीर के द्वारा राणा अमर सिंह को अधीनता में लाने के लिए सेना भेजी गई। और दोस्तों 1613 में मिर्जा अजीज के नेतृत्व में सेना भेजी गई। हमने क्या चर्चा की अभी तक? राणा अमर सिंह को अधीनता में लाने के लिए जहांगीर के द्वारा अनेक सारे प्रयास किए गए। अकबर के द्वारा भी किया गया था। अकबर के द्वारा 1599 में जहांगीर के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान किया गया, मेवाड़ पर आक्रमण किया गया, हालांकि कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। 1605 में जहांगीर जब मुगल सम्राट बन गया था तब इसके द्वारा परवेज, आसिफ खान तथा जफर बेग और सगर के नेतृत्व में मेवाड़ अभियान के लिए सेना भेजी गई। उसके बाद में 1608 ईस्वी में महावत खां के नेतृत्व में, 1609 में अब्दुल्ला के नेतृत्व में, 1612 में दोस्तों राजा बसु के नेतृत्व में और 1613 में मिर्जा अजीज के नेतृत्व में सेना भेजी गई। उसके बाद में दोस्तों जब इनको विशेष सफलताएं नहीं मिल रही थी तो 1613 में जहांगीर खुद कहां पर आया? अजमेर आया। 1613 में जहांगीर खुद कहां पर आया? अजमेर आया। और अजमेर में ये मैगजीन फोर्ट में रुका। यहाँ पर राणा अमर सिंह को नियंत्रण में लाने की योजनाएं बनाई गई। और दोस्तों यहीं से जहांगीर के द्वारा, जो जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, कौन है जहांगीर का पुत्र? शाहजहां। यहीं से जहांगीर ने उसके पुत्र शाहजहां को मेवाड़ कूच के लिए भेजा, मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए 1613 ईस्वी में भेजा। इस शाहजहां के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण किया गया, लूटमार की गई, आगजनी वगैरह की गई, लूटमार आगजनी वगैरह की गई। क्या क्या किया गया? लूटमार आगजनी की गई, गांव के गांव वीरान हो गए। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां मेवाड़ रियासत के सामने उस समय पेश हो गई थी। इसकी चर्चा हमने कर ली। अब दोस्तों जब इतने सारे घटनाक्रम घटित हो रहे, लगातार लंबा संघर्ष चल रहा है। महाराणा प्रताप का संघर्ष था, इससे पहले उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे युद्धों में उनको सफलता भी मिली। उन्होंने चित्तौड़गढ़ तथा मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर वापस अधिकार कर लिया था। उसके बाद में दोस्तों राणा अमर सिंह ने भी इसी प्रकार के संघर्ष को जारी रखा और इनके द्वारा भी लगातार युद्धों का सामना किया गया। इतने सारे युद्ध झेलने के कारण मेवाड़ रियासत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जर्जर स्थिति हो गई थी। इसी वजह से दोस्तों मेवाड़ रियासत के जो सामंत थे और यहाँ का जो सरदार और सामंत थे वो युद्ध के अब पक्ष में नहीं थे। वो ये चाहते थे कि अब किसी भी तरीके से युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए, अब मुगलों से समझौता कर लेना चाहिए, वही उचित होगा। सामंत वर्ग का दबाव बनाया गया। सामंत वर्ग ने जो महाराणा अमर सिंह का पुत्र था दोस्तों कर्ण सिंह, इसको अपने फेवर में ले लिया। कर्ण सिंह को सामंतों ने अपने फेवर में ले लिया। किस लिए ले लिया? मुगलों से संधि करने के लिए। कर्ण सिंह के द्वारा अपने पिता पर दबाव बनाया गया, जिसके कारण महाराणा अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह के द्वारा महाराणा अमर सिंह पर दबाव बनाया गया दोस्तों, जिसके कारण 5 फरवरी, ये दिनांक आप जरूर ध्यान में रखना, 5 फरवरी 1615 को ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि होती है। मुगल मेवाड़ संधि होती है। ऐतिहासिक क्या होती है? मुगल मेवाड़ संधि होती है। और इस प्रकार से दोस्तों जो 90 वर्षों से मुगलों तथा मेवाड़ रियासत के महाराणाओं के बीच में जो संघर्ष चला आ रहा था राणा सांगा के समय से, उस 90 वर्ष के संघर्ष का अब क्या हो जाता है? अंत हो जाता है।
90 वर्ष का जो संघर्ष चला रहा था, उस संघर्ष का दोस्तों 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि के साथ ही अंत हो जाता है। क्या विशेष बात थी दोस्तों इस मुगल मेवाड़ संधि में, थोड़ी सी चर्चा हम उसकी भी करना चाहेंगे। एक शर्त तो दोस्तों इसमें यह थी कि राणा अमर सिंह मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। उस समय क्या होता था, जो भी रियासत मुगलों से समझौता कर लेती थी, उस रियासत के शासक को जब मुगलों को आवश्यकता होती थी तो वो उनको अपने दरबार में हाजिरी उनको देनी पड़ती थी। लेकिन मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह ने इस संधि के तहत ये शर्त जोड़ी कि मैं स्वयं मुगल दरबार में हाजिर नहीं होऊंगा, यानी कि मुगल दरबार में इन्होंने हाजिरी देने से मना कर दिया। तो जो जहांगीर था उसने बोला कि आप अगर नहीं दोगे तो किसी न किसी को तो यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। इस वजह से इस समझौते के तहत, मुगल मेवाड़ संधि के तहत, महाराणा अमर सिंह के पुत्र कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित रहे। यानी कि खुद अमर सिंह मुगल दरबार में उपस्थित नहीं रहे, बल्कि उनके पुत्र कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बोला कि हम मुगलों से किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, आज भी नहीं करेंगे और भविष्य में भी नहीं करेंगे। इस प्रकार की शर्त इस संधि में थी। इसके अलावा इस संधि में यह भी शर्त थी कि किले की मरम्मत कार्य नहीं करवाया जाएगा, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ का किला है उसका दोस्तों मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जाएगा। और इसके अलावा जब भी मुगलों को आवश्यकता होगी तो 1000 घुड़सवारों की जो सेना रहेगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी मेवाड़ रियासत के द्वारा। जब भी मुगलों को आवश्यकता होगी और मुगल इनको बोलेंगे तब तक इनको 1000 घुड़सवार हमेशा ही उनकी सेवा के लिए तत्पर होने चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना को दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। लगातार युद्धों से परेशान होकर जो सामंत वर्ग था वो अब मुगलों से समझौते के पक्ष में था। सामंतों के द्वारा कर्ण सिंह को अपने पक्ष में लिया गया और कर्ण सिंह के द्वारा अपने पिता पर अमर सिंह पर दबाव बनाने के कारण 5 फरवरी 1615 को ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। और इस मेवाड़ मुगल संधि के द्वारा ही तहत ही 90 वर्षों का जो मुगल मेवाड़ रियासत के महाराणाओं के मध्य जो संघर्ष चल रहा था, जो राणा सांगा के यहाँ से प्रारंभ हुआ था और अमर सिंह तक ये संघर्ष था, इस 90 वर्षों के संघर्ष का दोस्तों अंत हो जाता है। इस मुगल मेवाड़ संधि में क्या विशेष था, इस मुगल मेवाड़ संधि के तहत महाराणा अमर सिंह मुगलों के दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, बल्कि उनके पुत्र कर्ण सिंह रहेंगे। मुगलों से वर्तमान में और आने वाले समय में भी किसी भी प्रकार का वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया जाएगा, किले की मरम्मत का कार्य नहीं करवाया जाएगा और मुगलों की सेवा में हमेशा 1000 घुड़सवार मेवाड़ रियासत की तरफ से उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा इनको दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला सौंप दिया गया था मुगलों के द्वारा। जिन मुगलों का अधिकार था चित्तौड़गढ़ के किले पर अकबर के समय से, तो वो किला वापस किनको सौंप दिया गया, मेवाड़ रियासत के शासक यानी कि अमर सिंह को किला सौंप दिया गया। लेकिन दोस्तों जब ये समझौता हो गया तो उसके बाद में राणा अमर सिंह की स्थिति बड़ी नाजुक हो गई, क्योंकि एक लंबा संघर्ष था। महाराणा सांगा के वहां से जो संघर्ष आरंभ हुआ था वो अभी तक चल रहा था। महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन का बलिदान कर दिया, अधीनता स्वीकार नहीं की, समझौता संधि किसी भी प्रकार की नहीं की। जिस रियासत में दोस्तों महाराणा कुंभा, राणा हम्मीर, बप्पा रावल, महाराणा सांगा जैसे योद्धा रहे हो, और अगर उस रियासत का कोई शासक मुगलों के साथ अगर समझौता कर लेगा तो उसको निश्चित तौर पर उसको क्या होगी, पीड़ा होगी। तो ये पीड़ा अमर सिंह को भी हुई थी। इस पीड़ा के कारण दोस्तों अमर सिंह बीमार रहने लगे। जब ये बीमार रहने लगे तो इन्होंने शासन की भागदौड़ या फिर शासन का अधिकतर कार्य किसको सौंप दिया, कर्ण सिंह को सौंप दिया। और उसके बाद में दोस्तों 26 जनवरी 1620 को महाराणा अमर सिंह की मृत्यु हो जाती है। महाराणा अमर सिंह की 26 जनवरी 1620 को मृत्यु हो जाती है और ये घटना भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए। ये सारी हमने चर्चा कर ली दोस्तों राणा अमर सिंह के बारे में।
राणा अमर सिंह की मृत्यु होती है दोस्तों आहड़ में। कहाँ पर होती है? आहड़ में होती है, और आहड़ में ही इनकी छतरी बनी हुई है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि आहड़ भी किसी समय मेवाड़ रियासत की राजधानी रही थी। किसके समय में रही थी ये? मेवाड़ रियासत के शासक अल्लट या फिर आलू रावल ने मेवाड़ रियासत की राजधानी किसको बनाया था? आहड़ को बनाया था। उसी आहड़ की बात कर रहे हैं हम। उसी आहड़ में महाराणा अमर सिंह का देहांत होता है 26 जनवरी 1620 को, और यहाँ पर इनकी छतरी भी बनी हुई है। दोस्तों ये घटना जरूर आपको ध्यान में होनी चाहिए। 5 फरवरी 1615 को सामंतों के द्वारा कर्ण सिंह को अपने पक्ष में ले लेने के कारण, और कर्ण सिंह द्वारा अपने पिता पर दबाव बनाने के कारण 5 फरवरी 1615 को ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि होती है। और इस संधि की क्या क्या शर्तें हैं? ये शर्तें, ये आपको जरूर ध्यान में होना चाहिए। यहाँ से बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछा गया है राजस्थान की अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी, और इसके अलावा उस संधि में क्या क्या खास बात थी। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली दोस्तों राणा अमर सिंह के रिगार्डिंग। अब हम नेक्स्ट शासक की बात करेंगे जिनका क्या नाम है? राणा कर्ण सिंह। क्या नाम है उनका? राणा कर्ण सिंह की अब हम चर्चा करना चाहेंगे। राणा कर्ण सिंह का दोस्तों मुगल मेवाड़ संधि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अभी हमने चर्चा भी की है थोड़ी देर पहले। क्या चर्चा की हमने? कि राणा कर्ण सिंह की दोस्तों 1620 से 1628 के मध्य इनका शासनकाल रहा। किनका? राणा कर्ण सिंह का। राणा कर्ण सिंह की मुगल मेवाड़ संधि में दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका रही। राणा कर्ण सिंह की मुगल मेवाड़ संधि में महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हीं के कहने पर इनके पिताजी के द्वारा वो समझौता कर लिया गया था। एक तो ये बात अपने को ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों। जब राणा कर्ण सिंह शासक बन रहे थे, यानी कि ये राजा बन रहे थे, राणा बन रहे थे यहाँ के रियासत के, मेवाड़ रियासत के, तब जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा राणा कर्ण सिंह के लिए राणा की पदवी भेजी गई। राणा की पदवी भेजी गई, यानी कि राणा की पदवी का जो फरमान है वो स्वयं जहांगीर के द्वारा भेजा गया। किसके लिए भेजा गया? राणा कर्ण सिंह के लिए भेजा गया। एक चीज ये ध्यान में होनी चाहिए आपको कि राणा कर्ण सिंह के लिए, केवल राणा कर्ण सिंह के लिए ही पहली बार राणा की पदवी का फरमान मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा भेजा गया था। मुगल शासक जहांगीर के द्वारा भेजा गया था। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा इनका मुगल मेवाड़ संधि में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी। दोस्तों ये जो राणा कर्ण सिंह थे ये कूटनीति शासक थे, ये कूटनीतिक शासक थे, कूटनीतिज्ञ शासक थे। यानी कि अलग अलग परिस्थितियों को ये स्वयं के फायदे के लिए इस्तेमाल करना ये जानते थे। इसी वजह से दोस्तों जब 1623 में जहांगीर के पुत्र शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। 1623 में जब जहांगीर के पुत्र शाहजहां के द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया गया, तब इसी शाहजहां को दोस्तों राणा कर्ण सिंह ने अपने यहाँ शरण दी थी। और शाहजहां को दोस्तों, शाहजहां जब मेवाड़ रियासत आया था तो राणा कर्ण सिंह के द्वारा शाहजहां को पिछोला झील के महलों में ठहराया गया। पिछोला झील के महलों में इसको ठहराया गया। उसके बाद में दोस्तों राणा कर्ण सिंह की सहायता से ही शाहजहां को मांडू के रास्ते, मांडू जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, मांडू के रास्ते दक्षिण भारत भेजा गया था। इसमें भी इन्होंने, महाराणा कर्ण सिंह ने किसकी सहायता की थी? शाहजहां की सहायता की थी। यानी कि इनके बीच में जो भी संघर्ष चल रहा था उसमें इन्होंने सहायता की थी, शाहजहां की सहायता की थी। और जहांगीर ने इनको राणा की पदवी का फरमान भेजा था। कर्ण सिंह के द्वारा दोस्तों कर्ण विलास
के महल बनाए गए, यानी कि कर्ण विलास इनके द्वारा बनाए गए, कर्ण विलास के महल बनाए गए। राणा कर्ण सिंह के द्वारा कर्ण विलास तथा दिलखुश महल बनाए गए, दिलखुश महल बनाए गए, दिलखुश महल बनाए गए। ये जानकारी अपने को होनी चाहिए। 1628 ईस्वी में दोस्तों राणा कर्ण सिंह का देहांत, निधन हो जाता है। ठीक है, तो ज्यादा बातें हैं नहीं राणा कर्ण सिंह के बारे में। अगर हम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, 1620 से 1628 के मध्य इनका शासनकाल रहता है। जब ये शासक बने थे तो जहांगीर के द्वारा राणा की पदवी का फरमान इनके लिए भेजा गया। मेवाड़ मुगल संधि में राणा कर्ण सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कूटनीतिज्ञ शासक थे। जब 1623 में शाहजहां ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, तब शाहजहां को इन्होंने पिछोला झील के मेलों में ठहराया और यहाँ से शाहजहां को मांडू के रास्ते दक्षिण भारत भेजा। राणा कर्ण सिंह के द्वारा उदयपुर में, ये कहाँ पर बनाया गया दोस्तों? उदयपुर में। राणा कर्ण सिंह के द्वारा उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश नामक महलों का निर्माण किया गया था। अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों इनके बाद जो शासक आए उनकी। इनके बाद में दोस्तों जगत सिंह यहाँ के शासक बनते हैं। कौन? जगत सिंह। एक और जगत सिंह का जिक्र हम बाद में भी करेंगे, इस वजह से इन जगत सिंह को हम जगत सिंह प्रथम लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? जगत सिंह प्रथम लिख लेते हैं। राणा जगत सिंह। इनके बाद में भी एक जगत सिंह नाम का व्यक्ति और आएगा, तो हालांकि लिखने की तो आवश्यकता नहीं है, फिर भी लिख ही देते हैं। जगत सिंह प्रथम। शासनकाल दोस्तों 1628 से 1652 के मध्य रहा था। 1628 से 1652 तक इनका शासनकाल रहा था। किनका? राणा जगत सिंह का। दोस्तों राणा जगत सिंह ने क्या किया? इन्होंने मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन कर दिया। मुगल मेवाड़ संधि में एक शर्त ये भी तो थी कि किले का जीर्णोद्धार या फिर किले की किसी भी प्रकार की मरम्मत नहीं करवाई जा सकती। लेकिन दोस्तों राणा जगत सिंह के द्वारा किले की मरम्मत करवाकर मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन किया गया। इसी कारण उस समय का जो शासक था दोस्तों शाहजहां, उसके द्वारा मेवाड़ रियासत से प्रतापगढ़ तथा शाहपुरा को अलग करके अलग रियासतें बना दिया गया था। तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या किया इन्होंने? संधि का उल्लंघन किया। इन्होंने संधि का उल्लंघन किया। संधि का उल्लंघन कैसे किया? किले की इन्होंने क्या करवा ली? मरम्मत करवा ली। किले की मरम्मत इनके द्वारा करवा दी गई थी। इस वजह से इन्होंने संधि का उल्लंघन कर दिया। इस वजह से दोस्तों 1631 में शाहजहां के द्वारा, शाहजहां अब यहाँ का शासक बन गया था। मुगल सम्राट या फिर मुगल शासक अब कौन बन गया था? शाहजहां बन गया था। शाहजहां के द्वारा प्रतापगढ़ और शाहपुरा रियासत, पहले मेवाड़ रियासत में हुआ करती थी। प्रतापगढ़ और शाहपुरा जो ठिकाने थे ये मेवाड़ रियासत में थे। इनको शाहजहां के द्वारा अलग करके इनको अलग अलग रियासतें बना दिया गया। अलग रियासत इनको बना दिया गया था। ये जानकारी भी अपने को होनी चाहिए। राणा जगत सिंह की दोस्तों एक दाई थी। उस दाई का नाम है नौजू दाई। क्या नाम है इनकी दाई का? नौजू दाई। इनको अपनी दाई माँ से दोस्तों इतना प्रेम था कि इन्होंने उदयपुर में नौजू दाई जो इनकी दाई थी उनका मंदिर बनाया। और उस मंदिर का नाम क्या है? दाई माँ का मंदिर। दाई माँ का मंदिर कहाँ पर है? ये उदयपुर में है। किसके द्वारा बनाया गया था? जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों राणा जगत सिंह के द्वारा उदयपुर में ही, कहाँ पर? उदयपुर में ही वो कर्ण विलास, दिलखुश, वो भी उदयपुर में। नौजू दाई का मंदिर ये भी कहाँ पर है भाई? उदयपुर में, दाई माँ का मंदिर। इसके अलावा दोस्तों उदयपुर में ही इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। इस जगदीश मंदिर का एक और नाम जगन्नाथ राय मंदिर भी है। जगदीश या फिर जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? उदयपुर में जगत सिंह के द्वारा करवाया गया। जगदीश मंदिर या फिर जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण। दोस्तों इस जगदीश या फिर जगन्नाथ राय मंदिर का जो वास्तुकार था, यानी कि जिसने इसका नक्शा वगैरह तैयार किया,
वास्तुकार है दोस्तों इसका भाण। क्या नाम है उसका वास्तुकार का? भाण। जगन्नाथ राय मंदिर का जो वास्तुकार है वो है भाण। और दोस्तों इस पर एक प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति का नाम है दोस्तों जगन्नाथ राय प्रशस्ति। क्या नाम है उस प्रशस्ति का? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति। इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना दोस्तों कृष्ण भट्ट के द्वारा की गई। कृष्ण भट्ट के द्वारा इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति की रचना की गई। दोस्तों ये जो जगदीश मंदिर है या फिर जगन्नाथ राय मंदिर है जो कि उदयपुर में जगत सिंह के द्वारा बनाया गया था, ये दोस्तों पंचायतन शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में ये मंदिर बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है ये भी ध्यान में रखना, पंचायतन शैली में ये मंदिर बना हुआ है। दोस्तों राणा जगत सिंह के संबंध में हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी चर्चा करना चाहते हैं जो कि राजस्थान कला और संस्कृति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जब हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों तो वहां पर राजस्थान की अलग अलग चित्र शैलियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वहां पर दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली के बारे में भी चर्चा करेंगे। हालांकि जो मेवाड़ चित्र शैली का प्रारंभ है वो राणा अमर सिंह के वहां से हो गया था। राणा अमर सिंह, उसकी चर्चा भी इधर कर ही लेता हूँ। राणा अमर सिंह के समय दोस्तों रागमाला नामक चित्रित ग्रंथ अस्तित्व में आया था। चित्रित ग्रंथ, रागमाला नामक चित्रित ग्रंथ अस्तित्व में आया था। और ये रागमाला जो चित्रित ग्रंथ था ये अमर सिंह के समय आया था। और किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था नसीरुद्दीन ने। नसीरुद्दीन या फिर नसीरुद्दीन के द्वारा इस ग्रंथ का निर्माण किया गया। और ये चित्र शैली के हिसाब से मेवाड़ चित्र शैली का जो आरंभ होता है वो राणा अमर सिंह के समय हो जाता है। नसीरुद्दीन जो चित्रकार था उसके द्वारा रागमाला चित्रित ग्रंथ का निर्माण किया जाता है। अब हम चित्रकला के क्षेत्र में इनके योगदान की चर्चा करना चाहेंगे। हालांकि दोस्तों चित्रकला में राणा कुंभा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। राणा कुंभा का दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में योगदान रहा। इसी वजह से तो हम राणा कुंभा को क्या कहते हैं? कटार कला तथा कलम का धनी। संगीत में उनकी रुचि थी, चित्रकला में उनकी रुचि थी दोस्तों, स्थापत्य कला में उनकी रुचि थी। ग्रंथ यानी कि खुद राइटर भी थे, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे भी थे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, वाद्य प्रबंध, शुदा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरिवार्थिक। इसके अलावा उन्होंने गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टिप्पणी भी की थी। तो उनका अलग योगदान माना जाता है। इस वजह से अगर हम तलवार को छोड़ दें और तलवार की भी बात करें तो संपूर्ण मेवाड़ रियासत में सबसे प्रबलतम, सबसे महान शासक माना जाता है दोस्तों महाराणा कुंभा, जिनका अलग अलग क्षेत्रों में योगदान हमें देखने को मिलता है। उनके बारे में हम लंबी चौड़ी चर्चा कर चुके हैं इसी चैनल पर। राणा जगत सिंह का काल दोस्तों, इनका जो शासन काल था वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मेवाड़ चित्र शैली का क्या माना जाता है भाई? स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। राणा जगत सिंह का शासन काल मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किए होंगे, इस वजह से माना जाता है। इन्होंने दोस्तों चित्तेरों की हवेली नामक कला विद्यालय स्थापित किया। कौन सा कला विद्यालय? चित्तेरों की हवेली नामक कला विद्यालय इनके द्वारा स्थापित किया गया था। कला विद्यालय इनके द्वारा स्थापित किया गया। और दोस्तों ये जो दोस्तों चित्तेरों की हवेली नामक कला विद्यालय है, इसको दोस्तों तस्वीरारो कारखाना के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तस्वीरारो कारखानों यानी कि इसको तस्वीरारो कारखानों भी कहते थे उस समय पर। क्या बोला मैंने? राणा जगत सिंह का समय यानी कि शासन काल है वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं यहाँ से। इनके द्वारा दोस्तों चित्तेरों की हवेली या फिर तस्वीरारो कारखानों नामक कला विद्यालय स्थापित किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों राणा जगत सिंह के शासन काल में एक चित्रकार था, उसका नाम है दोस्तों साहबुद्दीन। क्या नाम है दोस्तों? साहबुद्दीन।
इसके द्वारा दोस्तों मेवाड़ की महाराणाओं के व्यक्ति चित्र बनाए गए, व्यक्ति चित्र बनाए गए, यानी कि आदम चित्र बनाए गए। आदम चित्र किसके द्वारा बनाए गए? शहाबुद्दीन के द्वारा बनाए गए। राणा जगत सिंह के शासन काल के दौरान एक चित्रकार शहाबुद्दीन के द्वारा मेवाड़ की महाराणाओं के व्यक्ति या फिर आदम चित्र बनाए गए और उनका समय मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इनके समय में जो चित्र शैली है दोस्तों उसको अच्छी मात्रा में और सही दिशा में उसको संरक्षण मिला था। यानी कि राणा जगत सिंह के शासन काल में मेवाड़ चित्र शैली को और इसके अलावा वहाँ के जो चित्रकार थे उनको संरक्षण मिला था और इनके समय इनका जो शासन काल था उसमें मेवाड़ चित्र शैली की खूब तरक्की होने के कारण ही राणा जगत सिंह का जो शासन काल है दोस्तों वो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। 2-4 चीजें हैं आपको ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों। संधि का इन्होंने उल्लंघन किया। इसके बाद में 1631 में शाहजहां ने प्रतापगढ़ और शाहपुरा जो ठिकाना था उनको अलग रियासतें बना दिया। इनकी दाई का नाम था दोस्तों नोजू दाई। इन्होंने अपनी दाई माँ का मंदिर बनाया, जैसे दाई माँ का मंदिर कहते हैं, उदयपुर में ही इनके द्वारा ही दोस्तों उदयपुर में जगदीश मंदिर या फिर जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि पंचायतन शैली का मंदिर है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसका वास्तुकार बाण था। प्रशस्ति जो इस पर है उस प्रशस्ति का नाम है दोस्तों जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जिसकी रचना कृष्ण भट्ट के द्वारा की गई थी। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों आज हमने चर्चा की है मेवाड़ के गुइल वंश के तीन महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। पहले हमने चर्चा की है महाराणा अमर सिंह के बारे में, उसके बाद में हमने दोस्तों चर्चा की है महाराणा कर्ण सिंह के बारे में, उसके बाद में हमने चर्चा की है दोस्तों महाराणा जगत सिंह के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास पर्टिकुलर सेशन आप सबके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फायदा पहुंचाएगा। अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों। इसके बाद में हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम महाराणा राज सिंह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है उनको अपनी चर्चा का विषय बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।